नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। अपना प्यार, सहयोग, समर्थन, समर्पण इसी तरह से बनाए रखिएगा हमारे साथ। और आज एक बड़ी स्टोरी हम लेकर आए। एक अजीब सी बेचैनी। मैं इस अजीब सी बेचैनी क्यों कह रहा हूं कि जब आपके दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो अंदर ही अंदर आप बेचैन हो जाते हैं। एक अजीब सी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एक अजीब सी बेचैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर है। और किसको लेकर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं ये भी कतई नहीं कह रहा कि मोदी को हटाने के लिए बिल्कुल व्याकुल होकर वो हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। और आज हम उसी अजीब सी बेचैनी पर चर्चा करेंगे कि क्यों भागवत बेचैन, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बेचैन, क्यों भागवत के सामने गुहार लगाते हैं, 70 पेजों का सबूत रखते हैं। भागवत जी ये कहते हैं कि साहब ने सब कुछ बता दिया, लेकिन भागवत जी कुछ कर नहीं पाते। और फिर उस व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखना पड़ता है। और मैं बता दूं, इससे पहले कि गालीबाज भक्त उतर जाए, एक स्वयंसेवक हमेशा स्वयंसेवक होता है सिर्फ। इस बारे में कोई दो राय नहीं। जो एक बार आरएसएस का प्रचारक हो गया, जो एक बार आरएसएस का स्वयंसेवक हो गया, वो हमेशा आरएसएस का स्वयंसेवक होता है। और आरएसएस की विचारधारा से बधा हुआ व्यक्ति, एक नहीं कई व्यक्ति, एक जो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए, लेकिन पिछले कई दशकों से भारत आरएसएस की विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन वाली सूची में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर जिसका संगठन का नाम आता है, उस संगठन के सदस्य बने हुए हैं, लेकिन वो इधर से उधर बेचैन होकर, व्याकुल होकर भटक रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी, जिस बड़ी गलती का खामियाजा यह देश भुगत रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया, मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? मोदी का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मोदी का गरीबी मिटाने का फॉर्मूला क्या है? इन सब पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसलिए आरएसएस और बीजेपी नेताओं के मन में बेचैनी है। आज ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। दर्शकों से कहूंगा 2-4 मिनट हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ ऐसी जानकारी आपके सामने आएगी कि आपकी नींदें उड़ जाएंगी कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव। मैंने जब वो आरएसएस 100 वर्ष पूरे कर रही थी, तब मैंने देखा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भयभीत थे। वो बार-बार नेपाल का जिक्र कर रहे थे। वो बार-बार श्रीलंका की बात कर रहे थे। वो बांग्लादेश का हवाला दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि युवा सड़क पर न उतर जाए। और इसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक बात कही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचने पर मजबूर कर दी। उन्होंने कहा, जब सरकार ढंग से काम नहीं करती है, सरकार युवाओं के काम नहीं करती है, सरकार बेरोजगारी पर काम नहीं करती है, सरकार जनहित के काम नहीं करती है, तो युवा सड़क पर आ जाता है। अब ये नरेंद्र मोदी तय करें कि वो जनहित के काम करते हैं, जन विरोधी काम करते हैं, धर्म विरोधी काम करते हैं, आडंबर के काम करते हैं, ये अब वो तय करें। बोलने पर पाबंदी, सवाल करने पर पाबंदी। सड़क पर आप सुंदरकांड कर सकते हो, सड़क पर आप सारे धार्मिक हिंदू धर्म के लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान मस्जिद से निकलकर बाहर आएंगे तो फिर आप उनसे कहोगे कि होश में आ जाओ। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भाषाएं हैं। लेकिन इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की वो तिगड़ी मुरली अटल आडवाणी जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये तिगड़ी हुआ करती। बीजेपी के 3 लाल, बीजेपी की तिगड़ी, उसी तिगड़ी में से एक व्यक्ति, उसकी आत्मा नहीं रुक रही है। उम्र बहुत हो चुकी है, 90 के पड़ाव के आसपास है।
75 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे लेके भागवत के समक्ष जाते हैं, और जिसमें से 3-4 बड़ी-बड़ी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल स्वीकार करने पर लग जाते हैं कि कुछ काम कर दो। तो वो रिपोर्ट लीक कैसे हुई? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी हर उस नेता के पीछे कुछ लगाए हुए है, कोई जासूसी है। बहुत सवाल हैं। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कहते हैं कि रोको इनकी योजना, ये तो पर्यावरण भी ले जाएंगे। अभी तो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये पर्यावरण भी ले जाएंगे। ये कहीं का भारत नहीं छोड़ेंगे। ये बदलते भारत की तस्वीर लेकर आए लोग बर्बाद भारत की तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये कैसे तय होगा? कौन होते हैं ये? जब वो भारत माता के हाथ में तिरंगा निकालकर आरएसएस का ध्वज थामकर 100 का नोट छाप देते हो, तो क्या भरोसा किया जाए कि गांधी जी किस दिन नोट से गायब हो जाएंगे? ये सब सवाल गॉड बने हुए हैं और इन पर हम बोलने को राजी नहीं है। दो चार हम जैसे लोग आज भी मूर्खता कर रहे हैं। हमें अपने परिवार की चिंता नहीं है, हमें अपने खुद की चिंता नहीं है। हम सच लाने के प्रयास में जुटे पड़े हैं। वो अलहदा बात है कि आप लोग उस सच को सामने लाने में साथ नहीं दे रहे हो। दोगे, जिस हिसाब से दे रहे हो उसकी संख्या बढ़ेगी। ना तो मैं सरकार बनाने गिराने में दावा रखता हूं, ना मैं किसी की सत्ता छीनने का काम करता हूं। मेरा काम है मेरे देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की 3 मूलभूत समस्याएं आप समाधान कर दीजिए, पूरा देश विकास की गति पर चल पड़ेगा। आप शिक्षा छीन रहे हैं, और कल तो आपके सांसद ने सार्वजनिक बयान में कह दिया कि आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्व सांसद, क्षमा चाहेंगे, आपके दोनों के हृदय के करीब रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह। और अच्छा, उनका इकबाल सांसद से बड़ा है। उनका इकबाल अगर कद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद से बहुत बड़ा कद है उनका। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने हेलीकॉप्टर में चलता हूं। अरे भैया, मुझ पे तो साइकिल भी नहीं है, आप हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। 2009 में जुगाड़ सुगाड़ करके अपनी गाड़ी खरीद ली थी। 14-15 साल हो गए तो उसे भी बेचना पड़ गया। आपने कहा जल्दी बेच दीजिए। अब अब देखिए, इस पे आप गौर से देखिएगा। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि एक-एक चीज वो सुने। नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि जब वो अपने घर से भागे और जब उन्हें संन्यास और राजनीति से अलग और ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, तो वो केदारनाथ धाम गए। एक गुफा में उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया। बाद में उस गुफा को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। आजकल के दिनों में बुकिंग होती है बाकायदा उसकी। लेकिन पता नहीं बाबा केदारनाथ ने उनको क्या दिमाग दिया या क्या दिया। एक चार धाम प्रोजेक्ट लेकर आए। चार धाम प्रोजेक्ट लेकर आए, सुरक्षा की बात कही गई, ऑल वेदर रोड की बात कही गई, ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात कही गई। ये तमाम चीजें कहकर सड़क बननी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई तरह के रोक लगाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। वो उनकी बात कमेटी के सदस्य सुन नहीं रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कब, कहाँ, कैसे, कौन सा फैसला करता है, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चंद्रचूड़ साहब ने ही फैसला किया था। तो क्या चलता रहता है उनके दिमाग में पता नहीं, क्या वो सोचकर फैसला करते हैं पता नहीं। लेकिन अभी जो उत्तराखंड में तबाही आई, अभी जो हिमाचल प्रदेश में तबाही आई, उस तबाही ने एक बार फिर से ये बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चार धाम रोड, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो उत्तराखंड के लिए विनाश का सबब है, हिमाचल के लिए विनाश का सबब है। उत्तराखंड के गांव में रहने वाले व्यक्ति, हिमाचल के गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति, बच्चा भी आपको बता सकता है। और बेचैनी कैसे आती। मुरली मनोहर जोशी साहब, आपने कहा कल सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा पीछा किया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी साहब ने 70 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट को उन्हें 19-20 अगस्त को आरएसएस की बैठक में पेश करना था, मोहन भागवत के सामने पेश करना था। उसके कई पन्ने क्या पहले लीक हो गए थे, या पूरी की पूरी रिपोर्ट पहले लीक हो गई थी, क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान करते थे। मतलब उनको पता था कि जोशी जी क्या बोलने वाले हैं। अब कम कहे को ज्यादा समझिए, लोगों को समझना होगा। पिछले महीने जब हमने इसका खुलासा किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। आप दर्शक जो है पिछले महीने जाकर देख सकते हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वाली स्टोरी है। और अब कुछ दिन पहले ये बेचैनी का आलम देखिए। भागवत साहब खुलकर कह नहीं पा रहे। 75 वर्ष के रिटायरमेंट की जो सलाह उन्होंने दी, उससे वो पलटी मार गए, यू टर्न मार गए। लेकिन यूपी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर एक तरह से लाठीचार्ज कर दिया गया।
मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ मोहन यादव के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से अपने बयानों को लेकर चर्चा में, वो सब जानते हैं कि डीएमके के सांसद को उन्होंने वकील रख दिया है। जिस तरह से आरक्षण को लेकर, बाकी तमाम चीजों को लेकर सरकारें कामकाज कर रही है, वो तमाम लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था की संतोष जी एक सवाल बीच में ले लीजिए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकरण में बीजेपी फंस गई आरक्षण को लेकर, उसी प्रकरण की रात ओम प्रकाश राजभर ने अनुप्रिया पटेल को 2 पेज का पत्र लिख दिया है। उसमें सभी पार्टियों का उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस ने नहीं किया। 2007 से 2017 तक बसपा और सपा की सरकार रही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 2017 से और 2025 आ गया, यानी 8 वर्ष से हम सत्ता में 2 बार मंत्री भी रह चुके, हमने क्यों नहीं ये पिछड़ों के आरक्षण की रिपोर्ट लागू करवाई। मतलब अच्छा अच्छा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। मतलब जितना विरोध है वो बसपा झेले, कांग्रेस झेले, सपा झेले, और तुम आरक्षण के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर वोट लोगे और सत्ता के शीर्षस्थ केंद्र बिंदु पर बैठ जाओगे, मलाई चापोगे और जनता को छोड़ दोगे मरने के लिए सड़कों पर। एक बात और भी है, अभी राजभर साहब अस्पताल में एडमिट हुए थे ना। हाँ तो कई दिन फ्री रहे अस्पताल में, सोचते रहे क्या करेंगे, निकल नहीं के आएंगे, नहीं नहीं, पिछड़े सब अस्पताल में चले सोचते गए। नहीं रहे शिव जी, अस्पताल में सोचते नहीं रहे। ब्रजेश पाठक जिस दिन गए, उस दिन तो डॉक्टर आला वाला लगा के पहुंच गए उनकी देखभाल करने के लिए। उसके बाद डॉक्टरों ने ध्यान देना छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर को भी समझ में आ गया कि भैया ये मंत्री संतरी कुछ नहीं होता है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कैसे काम करती है, व्यवस्था कैसे काम करती है, उनको उनकी अपनी हैसियत पता लग गई है। रफ शब्दों में कोई और शब्द इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो अब उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी साहब ने पत्र लिखा। किसको लिखा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। और इस पत्र में सिर्फ मुरली मनोहर जोशी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से विदा किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में भरोसा रखने वाले स्वयंसेवक के एन गोविंदाचार्य साहब के भी हस्ताक्षर। मुरली मनोहर जोशी के हस्ताक्षर है, के एन गोविंदाचार्य के हस्ताक्षर है। इनके अलावा कुंवर रेवती रमन सिंह, प्रोफेसर शेखर पाठक, रामचंद्र गुहा, सांसद रंजीत रंजन, उज्जवल रमन सिंह, 50 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर है। और क्या लिखा है? मोदी के आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की पोल। मैं कह रहा हूं कि बेचैनी क्यों है? ये वही मुरली मनोहर जोशी साहब हैं जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तिरंगा यात्रा इन्होंने निकाली थी श्रीनगर के लाल चौक तक, और उनके संयोजक की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी थी। वो बेचैनी इसलिए है कि आज उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने उस जमाने में क्या बड़ी गलती करी, किसको बढ़ाया। ठीक इसी तरह का पछतावा लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भी हो रहा है। वो मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पछतावा कई नेताओं को हो रहा है। भागवत साहब भी पछता रहे हैं, लेकिन क्या ये कहे तो आप बेचारे, कह नहीं पा रहे हैं। ये तो आप कहावत चरित्रार्थ करते जा रहे हैं का, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि राजधर्म याद दिला दो, तो आप उस धर्म को याद नहीं देने दे रहे थे। तो जो उस समय आत्माओं का हनन हुआ, जो बेगुनाह मारे गए, वो आपकी भी जिम्मेदारी थी। और आपने उस समय गृह मंत्री रहते हुए जो आपने पाप किया है, वो पाप का प्रायश्चित आप झेल रहे हैं। मिलता तमाम लोग, सबको, तमाम लोग सबको जो उस समय मिलता साथ है, खड़े थे। हाँ। सबको मिलता है। ये है अब कि देर सवेर कब, हाँ, देर सवेर कब। अब जी। इन्होंने जो पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कि चार धाम परियोजना को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी है, उस फैसले पर पुनर्विचार करे। चार धाम परियोजना के तहत अब ये देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों के चौड़ीकरण की एक लिमिट तय कर दी कि भाई इससे ज्यादा नहीं करोगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस लिमिट को बढ़ा दिया, यानी अपने ही फैसले को पलट दिया। यही चीज मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कब कैसे अपने कौन से फैसले को पलट देता है, उसमें भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मुरली मनोहर जोशी ने अदालत से अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में उभरते अस्तित्वगत संकट को स्वीकार किया है। यदि अभी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदालत की उसी टिप्पणी का जिक्र किया गया कि अगर हालात ऐसे रहे तो इस देश के नक्शे से हिमाचल प्रदेश नाम का राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाए। इससे खतरनाक बात कुछ हो नहीं सकती है कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व खत्म हो जाए। और इसमें खास तौर पर भगीरथी इको सेंसिटिव जोन, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, भगीरथी इको सेंसिटिव जोन का उल्लेख किया गया है, जो पवित्र गंगा मैया का, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। और हाल ही में धाराली आपदा जो आई थी,
उस आपदा ने ये हमें बता दिया कि हम कितने खतरनाक मुहाने पर जाकर खड़े हो गए। ये जो पूरा ROMDMAD बनाया गया है, ये सड़क निर्माण की अनुमति देना जीवन, आजीविका और नदी तंत्र को अगर अपूरणीय क्षति पहुंच जाएगी तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश में किस तरह की विनाश लीला आएगी। गंगा नदी इस देश की जीवन देने वाली नदी है, मोक्ष तो देती जीवनदायिनी, है, मोक्ष तो जीवनदायिनी। देती है और जीवन दायिनी नदी भी है, जीवन देने वाली नदी है। और इस पत्र में जो लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, यह स्वीकार किया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा बलों की आवाजाही के लिए हर मौसम में संपर्क आवश्यक है, जो कि मोदी सरकार का तर्क है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जोर दिया गया है कि हिमालय में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आपदा एवं जलवायु लचीले दृष्टिकोण से होना चाहिए, जो भूभाग की पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान करता हो। और इन तमाम लोगों ने जो पत्र लिखा है, मुरली मनोहर जोशी जी ने जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, कि न्यायाधीश महोदय से आग्रह है कि चार धाम परियोजना के निर्णय की पुनः समीक्षा कर अधिक टिकाऊ ढांचा अपनाया जाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों और पर्यावरण जरूरतों के संरक्षण के बीच में संतुलन स्थापित हो सके। और ये जो पूरी परियोजना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को हर मौसम में कनेक्टिविटी देने की परियोजना है। 889 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की परियोजना है। तो मोहन भागवत के सामने जो प्रेजेंटेशन हुआ था पिछले महीने, मतलब 19-20 अगस्त को, 70 पेजों का स्लाइड, मोदी की आर्थिक नीति, मोदी की रक्षा नीति, मोदी की विदेश नीति, मोदी सरकार के कामकाज के ढंग, मोदी सरकार के आइडिया ऑफ इंडिया, मोदी सरकार के आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की मुरली मनोहर जोशी ने 70 स्लाइड सामने रखकर पोल खोल दी थी, जिसके बाद भागवत साहब ने भी बैठक में कहा था कि जोशी जी ने सब कुछ बोल दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पत्र लिखकर मुरली मनोहर जोशी ने साफ कह दिया कि केंद्र की उनकी अपनी सरकार, क्योंकि वो भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल है, वो बीजेपी से अलग नहीं हुए मुरली मनोहर जोशी जी। बीजेपी में जो सबसे बड़ी बॉडी है, जो संगठन की लिस्ट में आप जाते हैं, सबसे ऊपर मार्गदर्शक मंडल आता है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब शामिल है, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी शामिल है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी शामिल है। तो वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चार धाम कनेक्टिविटी का, उससे हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व पर खतरे की बात है, उत्तराखंड के अस्तित्व पर खतरे की बात है, नदी का पूरा तंत्र बदल रहा है। और गंगा मैया के नदी का उद्गम स्थल और गंगा मैया के नदी के जो बहने का जो पूरा रोड मैप है, अगर वो बदल जाएगा तो इस देश में जो अकाल पड़ेगा, जो सूखा पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की जो उपजाऊ इलाके हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। याद रखिएगा कि रेगिस्तान जो धरती है, रेतीली धरती, वो भी एक जमाने में उपजाऊ धरती थी। कुछ तो गलत फैसले हुए थे जिसकी वजह से वहां जमीन जो है वो रेतीली हो गई। और ये पता है, लोगों को, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। उनको ये अच्छा लगेगा कि मोदी की सरकार गिर गई, मोदी की सरकार गिर गई, राहुल गांधी पीएम बन गए। लेकिन ये मुद्दा गंभीर है और मैं इस बेचैनी का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इस बेचैनी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नितिन गडकरी जैसे नेता भी अपने सर पर बुरे कर्मों का बोझ लेकर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो ऑल वेदर बिल्कुल। कनेक्टिविटी और चार धाम प्रोजेक्ट नितिन गडकरी के मंत्रालय की तरफ से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेचैनी, जब आप देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मुरली मनोहर जोशी साहब का यह हस्ताक्षर, KN गोविंदाचार्य साहब का यह हस्ताक्षर, ये सिर्फ जोशी और गोविंदाचार्य का हस्ताक्षर नहीं है, जोशी और गोविंदाचार्य का पत्र नहीं है, ये पत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का पत्र है, मोहन भागवत साहब की विचारधारा का पत्र है। वो सरकार को समझा नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री उनकी बात सुन नहीं पा रहे, गडकरी उस मंत्रालय को संभालते हुए भी अपनी मन की बात कह नहीं पा रहे हैं। तो अंत में फिर न्यायालय का सहारा बचता है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा बचता है। सोचिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण अगर असंतुलित हुआ तो प्रलय आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कल देखा कि मध्य प्रदेश में 9 बच्चे काल कलवित हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे। किससे नहीं रहे? खांसी के सिरप से। एडवाइजरी सरकार ने जारी कर दी, ये मौसम बदलाव का आएगा, हम शरद ऋतु से शीतकालीन ऋतु की तरफ परिवर्तित होंगे। अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, जमकर बरसात हो रही है इस बार, अभी भी कल परसों हो गई। बीमारी बढ़ने के आसार ज्यादा हैं, वायरल फैला हुआ है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बच्चों को बीमारी लगेगी।
अब एडवाइजरी जारी हो गई कि आप खांसी की दवाई बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं लेंगे, बच्चों को नहीं देंगे। सिर्फ 9 बच्चों पर, 9 बच्चों की मौतों की समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। आप निदान तब करते हैं जब घटना घट जाती है। नहीं शिव जी, आपने यहाँ भी देखा, एक बात अलग है। शिव जी, यहाँ भी एक बात अलग है। ये समस्या बहुत बड़ी है। आपने क्या किया कि उन कफ सिरप वाली कंपनियों की जांच की और जांच की प्राथमिक रिपोर्ट आपने लीक कर दी कि नहीं भाई, उन दवाओं में कुछ भी गड़बड़ नहीं पाया गया है। अरे भाई साहब, पूरी जांच हो जाने दीजिए। मौतें क्यों जल्दी हुई क्यों उन है? बच्चों हर की? काम की जल्दी हाँ, क्यों है? मौतें क्यों हुई उन बच्चों की, इसका सच तो आपने नहीं बताया, लेकिन आपने कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को आपने एक तरह से क्लीन चिट दे दी। और यही वो बड़ा सवाल है। देखिए, बेचैनी क्यों होती है? मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के रिजीम में सब कुछ पाक साफ था, लेकिन कांग्रेस के रिजीम में कार्रवाई होती थी, सिर्फ इस्तीफा होता था। ये उतनी बड़ी घटना थी, जिस बड़ी घटना पर मध्य प्रदेश के और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को तो नहीं, तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य राजनाथ सचिवों सिंह को क्या तो चीज, हटाया क्या जाना बात आप चाहिए। कर देते हो? राजनाथ सिंह ने कब की कह दिया कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते? वो तो वही धनखड़ बेचैनी का साहब का सबब है। एक मिसाल बनी है। वही बेचैनी का सबब है, मैं वही कह रहा हूं। आप ये 26/11 मुंबई अटैक की बात करते हैं। 26/11 के मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा हुआ था, देश के गृह मंत्री का भी इस्तीफा हुआ था। आज हालत क्या है? बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। घटना होती है, तुरंत कंपनी को क्लीन चिट दे दी जाती है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तुरंत वो एक लाइन की प्राइमरी रिपोर्ट रिलीज कर दी गई कि भाई पायलट की गलती थी, और आपने कंपनी को क्लीन चिट दे दी। इतना ज्यादा खुला खेल फर्रुखाबादी होगा क्या? इतना ज्यादा कंपनियों के दबाव में, प्रेशर में ये सरकार काम करेगी क्या? इतने पुल गिल रहे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं। आप बिहार को देख लीजिए, सम्राट चौधरी। अब सच्ची पत्रकारिता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वाकई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे कैसे न्यूज आप कहते 20। हो? क्यों नहीं रॉकेट, क्यों अब नहीं मैं बता रॉकेट रहा हूं साइंस आपको, है? मैं अरे बता रहा हूं रॉकेट आपको। साइंस है भाई, मेरे पास 2 रुपए नहीं है सच्ची पत्रकारिता करने में। जो दलाली कर रहे हैं, आपने देखा नहीं आज एक वीडियो वायरल हो रहा है? वो मोहतरमा जो एंकर हैं वो बैठी देख रही हैं, एक डिबेट से उठता है आदमी और एक बीजेपी के प्रवक्ता के ऊपर पानी मार देता है। अब ये टीवी में भी नहीं, मार होगी, अब ये इससे सब इससे जगह भी अलग होने वाली है, देखिए। सड़क पर होगी, टीवी पर होगी, उसी हर जगह वीडियो मार में, होगी। उसी में मैं एक चीज आपको जिक्र कर रहा हूं। हमारी पुरानी क्लीग रह चुकी है लाइव इंडिया में, और न्यूज 24 की एंकर है, प्राइम टाइम शो करती है गरिमा। बड़े आराम से सम्राट चौधरी से उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपने मैट्रिक कब पास किया। उन्होंने ये भी बता दिया कि मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी कि मैंने इस साल को मैट्रिक पास किया। एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। मैं इसीलिए कहता हूँ, सच्ची पत्रकारिता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक मासूम सा सवाल पूछ लिया कि सम्राट जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने मैट्रिक कब पास किया, आपने 10वीं कब पास की। वो आए बाएं साएं करते हुए नजर आने लगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बड़े सधे हुए अंदाज में एक छोटा सा सवाल पूछ लीजिए, नेताओं की पोल खुलकर निकल कर आ जाएगी। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए। सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पता है कि सम्राट चौधरी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में फर्जीवाड़ा किया। मैट्रिक पास नहीं किया, किया होता तो खुल के बता देते। वो अब तो कई वॉशिंग तरह के मशीन है बीजेपी की, उसमें वो सब धुल गए होंगे जब उनके प्राइम बस मिनिस्टर डिग्री नहीं बताते हैं तो आप उनसे, भाई किसी ने कहा कि यही बेटा वॉशिंग मशीन, तुम्हारा यही बाथरूम कर वॉशिंग रहा था मशीन बेचैनी चौबारे पैदा पर, कर रही है। बाप छत यही से पेशाब कर रहा था, तो क्या बात करोगे आप? क्या यही पूछ रहे हो? वॉशिंग मशीन शिव जी, यही वॉशिंग मशीन बीजेपी के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है। गलत सही गलत, जब सरकारें काम करती है तो सही फैसले भी होते हैं, सरकारें काम करती है तो गलत फैसले भी होते हैं। लेकिन जीएसटी का एक गलत फैसला बदलने में नरेंद्र मोदी 8 साल लगा देते हैं। मुझे याद है, जीएसटी के बाद जब बैठकों का दौर शुरू हुआ, ज्वेलर समुदाय ने जो विरोध करना शुरू किया, अरुण जेटली से मुलाकात करना शुरू किया, सीधे सीधे कह दिया गया कि नहीं, हम सही है। मोदी ये मानकर बैठे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, जो मैंने फैसला कर लिया वो सही कर लिया, मेरे फैसलों में कोई गलती नहीं है। वो राय मशवरा सुनना नहीं चाहते, अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहते हैं। न अर्थव्यवस्था की समझ है, न रक्षा नीति की समझ है, न विदेश नीति की समझ है। अब संघ जो है वो अनुशासन का हवाला देते हुए उनको फॉलो करता रहा, उनकी बात को मानता रहा। लेकिन अब ये बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और मुरली मनोहर जोशी का दूसरा इंसिडेंट, पहले 70 पेज की रिपोर्ट पढ़ना, और कौन सी रिपोर्ट पढ़ना? मोहन भागवत के सामने, जिसमें कौन मौजूद थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सान्याल साहब मौजूद थे, बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे।
फिर सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिखना, ये तमाम चीजें बता रही है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है। और अगर इस बेचैनी में आने वाले दिनों में और भी नेता सुर में सुर मिलाते हुए नजर आएंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी मोहन भागवत साहब ने पता नहीं किस डर में सरेंडर कर दिया, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, पता नहीं किस डर में उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये बेचैनी बढ़ती जा रही है। और क्या ये देश आज के माहौल में, मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्या ये देश आज के माहौल में लगातार एक प्रधानमंत्री को बर्दाश्त करने को तैयार है? लोकतंत्र में तानाशाह किस तरह से निकलते हैं, आपको दो तीन चीजें समझनी होगी। लोग जवाहरलाल नेहरू जी का एग्जाम्पल देते हैं। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने, गुलाम भारत से आजाद भारत का एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। लेकिन जो लोकसभा चुनाव पहला लड़ा 1951-52, दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा 1957, और तीसरा चुनाव उन्होंने लड़ा 1962। चीन का धोखा और 64 में बीमारी से उनकी मौत हो गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। तो तीसरे लोकसभा चुनाव को आप कोई बहुत ज्यादा नहीं देख सकते। लेकिन उस समय भी ये सवाल उठने लग गया था, हु आफ्टर नेहरू? इंदिरा गांधी को देखिए, 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बनी। 67 में पहला लोकसभा चुनाव, 71 में दूसरा, 75 के बाद तो आपातकाल और वो सारी चीजें लग गई। और फिर 79-80 में एक लोकसभा चुनाव जीतकर वो दोबारा से फिर से प्रधानमंत्री बने। अब आ जाइए, उसके बाद इस देश ने दूसरी बार किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, क्योंकि युवा वर्ग की आकांक्षा क्या होती है, वो हर 5 साल बाद, रोटी के बारे में कहा जाता है ना, रोटी को अगर अल्टोगे नहीं, पलटोगे नहीं तो जल जाएगी। वो आपके खाने लायक वो रोटी रहेगी नहीं। उसके बाद देखिए, 84 में राजीव गांधी जीते, 89 में बोफोर्स के लहर पर सवार होकर वीपी सिंह जीते, वीपी सिंह उसके बाद चंद्रशेखर कुछ समय के लिए रहे, 91 में पीवी नरसिम्हा राव बने, हालांकि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, दूर दूर तक कहीं उनका नाम नहीं था। 96 में फिर वही बात आ गई कि कई पार्टी जुड़े और देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल साहब बने। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी बने, 99 में एक वोट से सरकार गिर गई, 99 में फिर से चुनाव जीते, लेकिन 2004 में जनता ने उनको चुनाव हराकर बाहर कर दिया। 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आई, सोनिया गांधी खुद पीएम नहीं बनी, मनमोहन सिंह को उन्होंने पीएम बना दिया। और पहले कार्यकाल में जो रघुवंश बाबू मनरेगा लेकर आए थे, नरेगा नाम था पहले, उस नरेगा का इम्पैक्ट ये हुआ कि जिस कांग्रेस पार्टी को 2004 के लोकसभा चुनाव में 142 सीटें मिली थी, 2009 के लोकसभा चुनाव में 206 सीटें मिल गई, जबकि सामने लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि अपने आप को लौह पुरुष बताते हुए नजर आते। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए शिव जी, 11-12 के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, 14 में मनमोहन सिंह सरकार की विदाई हो गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 14 जीते, 19 जीते, 24 जीते नहीं, लेकिन वो ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। और फिर हमें ये पता लगा कि नहीं, ये तमाम जीतें तो वोट चोरी से हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से हो रही है। यही तमाम चीजें जो है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भी विचारधारा हो, लेकिन वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि अगर इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो जो भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा या तानाशाह बनेगा, वो सबसे पहले जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाएगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये खतरा भले ही भांप कर ही भले ही बीजेपी की तरफ से ही क्यों ना हो, बल्कि बीजेपी वाला तो सबसे पहली फुर्सत में लगाएगा। तो ये बेचैनी आरएसएस की और बीजेपी की बढ़ती जा रही है, ये बेचैनी देश के युवाओं की भी बढ़ती जा रही है। आवाज उठाने पर देशद्रोही साबित करना, और इससे भी बड़ी बेचैनी हो रही है, लोगों को लग रहा है कि हम जाए तो जाए कहां। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है जहां व्यक्ति जाकर अपनी भड़ास निकाल सके, और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति है। कल की एक स्टोरी में मैंने प्रेशर कुकर का जिक्र किया था, अगर आप सीटी ऊपर करके उसमें से हवा नहीं निकलने दोगे तो फिर प्रेशर कुकर फट जाएगा। और ये डर मुझे बहुत बुरी तरह से सता रहा है शिव जी, और यही डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेचैन कर रहा है। यही डर जो है शिव जी, वो सीधे सीधे, यही डर जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं बिल्कुल, को भी बिल्कुल, बेचैन कर रहा है। और दर्शकों से मैं कहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो डर है, ये डर वाकई जायज है, वाजिब है, या इस डर के पीछे कुछ नहीं है, हवाई है। क्योंकि दर्शक भगवान है, वो भी अच्छी तरह से कमेंट करके बता सकते हैं। कल हमने लोगों से कमेंट करके पूछा था, लोगों ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट दे दिए कि नहीं, चुनाव बिल्कुल। आयोग की जो मीटिंग होने वाली है उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अब ज्ञानेश कुमार जी तो मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो कमेंट करते हैं उससे ये पता लगता है कि इस देश की जनता अभी भी जागरूक है, बदलाव चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। और ध्यान रहे कि हम सब स्वतंत्र रूप से तभी तक बोल सकते हैं जब तक इस देश में लोकतंत्र हो, और भारत में लोकतंत्र नहीं तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं।
चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं दर्शकों से, और फिर इसी के साथ चूंकि समय भी हो रहा है, तो आपसे इजाजत लूंगा, दर्शकों से भी इजाजत लूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा। देश की बदली हुई परिस्थितियों में इस समय एक मंच पर आना बेहद जरूरी है। इस देश को धर्म, समाज, जाति, संप्रदाय की राजनीति से जितनी जल्दी बाहर निकाल लोगे, हम सब आप सुरक्षित रहेंगे। फिर न किसी को भय की सोचना पड़ेगा, न आरएसएस भयभीत रहेगी, न भाजपा, न कांग्रेस भयभीत होगी, न समाजवादी पार्टी। हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम जनता के समर्थक थे, हैं और रहेंगे। हम जनता के वाजिब सवाल यूं ही उठाते रहेंगे, आप लोग स्वीकार करें अथवा नहीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।